प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू स्टडीपुर क्लासेस। स्टडीपुर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से कक्षा 11 के उपसमुच्चय वाले टॉपिक के बारे में देखेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। मित्रों देखिए, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि समुच्चय क्या है, समान उपसमुच्चय वगैरह, इनके बारे में भी हम देख चुके हैं। परिमित अपरिमित समुच्चय, और आज हम देखेंगे उपसमुच्चय मतलब सबसेट। सबसेट क्या है? देखिए, पहले ये उदाहरण है और उदाहरण से किसकी ओर चल रहा है? ये परिभाषा की ओर चल रहा है। देखिए, नीचे दिए गए समुच्चयों पर विचार करेंगे। एक्स है आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। मान लो आप किसी विद्यालय में पढ़ते हो और वहां कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबका जो समुच्चय है वो एक्स मान लिए। मान लो आपके विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं तो वो क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। और वाई कह रहा है आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। आप मान लो 11th क्लास में पढ़ते हो और आपके क्लास में 80 बच्चे हैं तो वो 80 बच्चों का जो समुच्चय है वो क्या हो जाएगा? वाई कह रहा है। दो अलग अलग बात कहा है। एक्स तो कह रहा है आपके विद्यालय के लिए और वाई कह रहा है आपकी कक्षा के लिए। हम देखते हैं कि वाई का। अब ये बताओ, जो आपकी कक्षा का जो विद्यार्थी है वो आपकी कक्षा का तो है ही, साथ में पूरे विद्यालय का भी विद्यार्थी हुआ या नहीं हुआ? हो गया। तो मतलब है कि वाई का आपके कक्षा का प्रत्येक जो विद्यार्थी है वो एक्स मतलब उस विद्यालय का भी विद्यार्थी हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि वाई का प्रत्येक अवयव एक्स का भी एक अवयव है, अतः हम कह सकते हैं कि वाई है वो एक्स का एक उपसमुच्चय है। वाई है वो किसका उपसमुच्चय है मित्रों? एक्स का उपसमुच्चय है। एक्स का एक उपसमुच्चय है। प्रतीक में ये गलत दे रखा है। प्रतीक में हम देखेंगे, प्रतीक में हम क्या देखेंगे मित्रों? प्रतीक में हम देखेंगे कि वाई है वो उपसमुच्चय है किसका? वो उपसमुच्चय है एक्स का। वाई है वो उपसमुच्चय किसका? एक्स का है। और उसको इस प्रकार लिखते हैं, वाई उपसमुच्चय है एक्स का। द्वारा प्रकट करते हैं प्रतीक। ये है वो उपसमुच्चय मतलब सबसेट है। और कथन को कैसे बोलेंगे कि ये एक उपसमुच्चय अथवा एक अंतर्विष्ट है के लिए प्रयुक्त होता है। या तो उपसमुच्चय बोल दो या अंतर्विष्ट बोल दो। अब आगे देखते हैं, परिभाषाओं के माध्यम से इसको समझते हैं। और परिभाषा दे रखी है मित्रों, परिभाषा में दे रखा है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए है वो बी का क्या होगा? उपसमुच्चय कहलाता है। दूसरे शब्दों में ये कह रहा है कि ए है वो उपसमुच्चय है बी का यदि जब कभी भी एक ए का प्रत्येक अवयव, अब ए है उसका एक अवयव स्मॉल ए मान लिया, क्या मान लिया मित्रों? स्मॉल ए। और बी है उसका भी एक अवयव क्या है? स्मॉल ए है। अगर ए का एक अवयव स्मॉल ए है तो बी का भी क्या होगा? स्मॉल ए अवयव होगा, क्योंकि ए है वो उपसमुच्चय किसका है? बी का। तो कैपिटल ए है उसका प्रत्येक अवयव है वो कैपिटल बी में उपस्थित होगा। बहुधा प्रतीक, और ये इस प्रकार का जो प्रतीक है इसका अर्थ होता है तात्पर्य है। क्या होता है मित्रों इसका अर्थ? तात्पर्य है, जिसका अर्थ तात्पर्य होता है का प्रयोग सुविधाजनक होता है। और इसके लिए अपन क्या करेंगे? इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और इस चिन्ह का प्रयोग जब भी करेंगे उसको पढ़ेंगे हम तात्पर्य है। इस प्रतीक का प्रयोग करके हम उपसमुच्चय की परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे लिखेंगे कि ए है वो उपसमुच्चय है किसका? बी का। ए सबसेट है बी का यदि स्मॉल ए एलिमेंट है किसका? ए का। इसका तात्पर्य है स्मॉल ए एलिमेंट है किसका? बी का भी क्या है? एलिमेंट है, अवयव है। आगे देखेंगे, हम उपयुक्त कथन को इस प्रकार पढ़ते हैं, ए है वो बी का एक उपसमुच्चय यदि इस तथ्य का कि ए स्मॉल ए है वो कैपिटल ए का एक अवयव है। इसका तात्पर्य है कि ए है स्मॉल ए है वो बी का भी एक क्या होगा? अवयव होगा। अब इसको एक उदाहरण ले लेता हूं कि मान लो कि ए है वो है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और बी है वो ले लेते हैं पूर्णांकों का समुच्चय।
तो अब हम ये देखेंगे कि ए है वो, अब प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 2 3 डॉट 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 अनंत। ऐसे बी है वो क्या है, पूर्णांक, पूर्णांक होगा 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस अनंत, और ये होगा 0 -1 -2 डॉट 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 माइनस अनंत। अब ये बताओ इसका प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव किस में है, बी में है या नहीं है? बिल्कुल है। तो अगर बी में है तो ए है वो उपसमुच्चय होगा किसका, बी का। किसका उपसमुच्चय होगा, बी का। तो ए होगा वो उपसमुच्चय होगा किसका मित्रों, बी का। अब इसमें कोई भी अवयव है, जैसे एक है वो किसका एलिमेंट है, ए का है, तो एक क्या बी का नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये इसका उपसमुच्चय है तो ये इसका भी अवयव होगा। ये बात कहना चाह रहा। आगे देखते हैं, और आगे कह रहा है ये, और अगर ये उपसमुच्चय नहीं है, ए बी का अवयव है, यदि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है तो हम लिखते हैं ए इज नॉट सबसेट बी। मतलब ए है वो बी का उपसमुच्चय नहीं है। हमें ध्यान देना चाहिए, कैपिटल ए को बी का समुच्चय होने के लिए केवल मात्र यह आवश्यक है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए। ए का प्रत्येक अवयव किस में हो, बी में, लेकिन बी का प्रत्येक अवयव ए में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है मित्रों। तो ये कह रहा है ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए, यह है संभव कि बी का प्रत्येक अवयव ए में हो या न हो। इसका विपरीत कि बी का प्रत्येक अवयव ए में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यदि ऐसा होता है कि बी का प्रत्येक अवयव ए में है, अब ए का प्रत्येक अवयव बी में और बी का प्रत्येक अवयव ए में, तो इस प्रकार तो ये समान समुच्चय हो गया। हम पहले पढ़ चुके समान समुच्चय। तो हम ये कहेगा आगे कि यदि ऐसा होता है कि बी का प्रत्येक अवयव ए में है तो बी भी किसका सबसेट हो जाएगा, ए का। हमने ये देख लिया, ए तो सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, मतलब ये दोनों समान है, और समान है तो इस दिशा में क्या होगा, ए और बी क्या हो जाएगा, समान समुच्चय होगा। इस प्रकार ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ए का। अब ये जो चिन्ह है इसे कहेंगे यदि और केवल यदि। ये जो चिन्ह है इसे क्या कहेंगे, यदि और केवल यदि, और इसको शॉर्ट में कहेंगे IFF। क्या कहेंगे, IFF, इफ एंड ओनली इफ। तो ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, यदि और केवल यदि ए बराबर क्या है, बी है, तब ये पॉसिबल होगा। जहां इसका अर्थ क्या होता है, यदि और केवल यदि, और इसको संक्षेप में IFF लिखते हैं। अब आगे देखते हैं परिभाषा से क्या निष्कर्ष निकला है, उसके बारे में देखते हैं। क्या क्या नियम निकल गए, क्या क्या नियम बन गए हैं, उनके बारे में देखते हैं। परिभाषा से निष्कर्ष निकलता है प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ए है वो ए का ही क्या रहेगा, उपसमुच्चय रहेगा। मतलब कहने का अर्थ है ए है वो ए का क्या रहेगा, उपसमुच्चय होगा। चूंकि रिक्त समुच्चय फाई में कोई भी अवयव नहीं होता, मतलब प्रत्येक कोई भी समुच्चय है उसका एक उपसमुच्चय फाई होता है। दो बात, स्वयं का होगा उपसमुच्चय, और दूसरी बात रिक्त समुच्चय भी क्या होता है, एक उपसमुच्चय होता है। दो बात तो ये हो गई। अतः हम इस बात से सहमत है कि फाई है रिक्त समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय है। अब हम कुछ उदाहरणों पर भी विचार करते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q, परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R का एक क्या है, उपसमुच्चय। वास्तविक संख्या के अंदर मित्रों परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। अब वास्तविक संख्याओं के अंदर मैंने कहा परिमेय भी आ रही है और अपरिमेय भी आ रही है। ये वास्तविक संख्याएं हैं और इसके अंदर दो आती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब ये इसके अंदर है तो इसका प्रत्येक अवयव इसमें होगा या नहीं होगा, बिल्कुल वास्तविक संख्याओं में तो होगा। तो ये जो वास्तविक संख्याएं हैं वो किसका उपसमुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का। ऐसे ही अपरिमेय संख्याएं भी किसका हो गया, वास्तविक संख्याओं का। अगर और बात करूं परिमेय संख्याओं में तो इसमें मैं कह दूंगा पूर्णांक है, पूर्णांक है वो किसके आगे, परिमेय संख्याओं का उपसमुच्चय। पूर्णांकों में अगर बात करें तो पूर्ण और प्राकृत संख्याएं होती हैं। ये पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांकों का, और प्राकृत संख्या है वो पूर्ण का क्या होते हैं, उपसमुच्चय होती हैं। अब ये इसका उपसमुच्चय, ये इसका, तो ये इसका भी होगा, ये इसका भी होगा, ये इसका भी, सबका क्या है, उपसमुच्चय होगा। आगे देखेंगे
तो ये कह रहा है परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R का एक क्या होगा, उपसमुच्चय, और हम इसको लिखेंगे कि Q है परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय है वो उपसमुच्चय है किसका, वास्तविक संख्याओं का। फिर कह रहा है यदि A संख्या 56 के सभी भाजकों का समुच्चय, सभी भाजक क्या है, अब 56 है उसके सभी भाजक क्या हो जाएंगे, देखो 1 का भाग देंगे तो 56 आएगा, 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा मित्रों 28, 3 का नहीं जा रहा, 4 का, 14, 5 का नहीं जा रहा, 6 का नहीं जा रहा, 7, 7 और 2 56, तो ये जा रहे हैं 1 2 4 7 8 14 28 और 56, ये इसके क्या हो जाएंगे, भाजक हो जाएंगे। संख्या 56 के सभी अभाज्य, अब इसमें से क्या देखना है, अभाज्य, ये तो A हो गया और B कह रहा है 56 के अभाज्य, तो अभाज्य क्या हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया और कुछ नहीं हो रहा और सब भाज्य, तो ये हो गया B। तो बताओ अब B है वो A का अवयव होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। अब B का प्रत्येक अवयव A में उपस्थित है तो B है वो A का क्या होगा मित्रों, उपसमुच्चय होगा। ये कह रहा है कि B है वो A का एक उपसमुच्चय है और हम लिख सकते हैं कि B उपसमुच्चय A। आगे देखेंगे, उम्मीद है इन उदाहरणों की सहायता से आप आसानी से समझ पा रहे हैं, और 2 उदाहरण हैं इनकी सहायता से अच्छे से हम समझ पाएंगे। मान लीजिए कि A है वो 1 3 5 है और B क्या कह रहा है कि X इस प्रकार है कि संख्या 6 से कम एक विषम प्राकृत संख्या। अब 6 से कम एक विषम प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 3 5 ही होगी, ये B हो गया। अब A भी 1 3 5 और B भी 1 3 5, इसका अर्थ क्या है, इसका प्रत्येक अवयव इसमें है, इसका प्रत्येक अवयव इसमें है, तो A है वो उपसमुच्चय B का होगा और B उपसमुच्चय किसका होगा, A का। और इस स्थिति में A B का उपसमुच्चय और B A का उपसमुच्चय, तो ये हो जाएंगे समान समुच्चय हो जाएंगे। A बराबर क्या हो जाएगा, B। A बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, B। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है मान लीजिए A बराबर AEIO मतलब स्वर्ग कह दिया और B बराबर ABCD। तो अब बताओ, न तो इसका प्रत्येक अवयव इसमें है न इसका प्रत्येक, देखो A है, A इसमें भी है A इसमें भी है, लेकिन एक अवयव से काम नहीं चलेगा, इसके पूरे अवयव या तो इसमें हो या इसके पूरे अवयव इसमें हो, तब जाके ये उपसमुच्चय होगा। ये क्या होगा, तब जाके उपसमुच्चय होगा, अन्यथा ये उपसमुच्चय नहीं होंगे। तो A B का न तो उपसमुच्चय है न B A का उपसमुच्चय। फिर आगे कह रहा है मान लीजिए A और B 2 उपसमुच्चय है और जिसमें A है वो उपसमुच्चय है B का तथा A बराबर B नहीं है, A और B बराबर नहीं है, तो A है वो B का उचित उपसमुच्चय कहलाएगा और B है वो A का अधिसमुच्चय कहलाता है। उचित समुच्चय A तो है जो कम वाला है, जिसमें अवयव कम है, अधिक अवयव के जिसका उपसमुच्चय A है वो किसका उपसमुच्चय, B का, तो A तो यहाँ पर उचित उपसमुच्चय और B है वो क्या हो जाएगा, अधिसमुच्चय कहलाएगा। मतलब जैसे दे रखा है A बराबर 1 2 3 और B बराबर 1 2 3 4 का एक उचित समुच्चय, तो A है वो B का क्या है, उचित समुच्चय। यदि A में केवल एक अवयव हो, अब केवल मान लेते हैं A बराबर 1 है तो B बराबर अपने 1 2 3 4 मान लेते हैं। अब A है वो B का क्या है मित्रों, A है वो B का उपसमुच्चय, A है वो B का क्या है, उपसमुच्चय है, लेकिन यहां पर केवल एक अवयव है तो इसे हम एकल समुच्चय कहेंगे। क्या कहेंगे, एक। तो जिस समुच्चय में केवल और केवल एक समुच्चय एक अवयव होता है उसे हम कहते हैं मित्रों एकल समुच्चय। आगे देखते हैं, आगे भी कुछ उदाहरण हैं कि नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार कीजिए। एक तो फाई है, एक A बराबर 1 3 B बराबर 1 5 9 और C बराबर 1 3 5 7 9। प्रत्येक समुच्चय के बीच में ये उपसमुच्चय है या उपसमुच्चय नहीं है भरिए। तो बताओ फाई है वो B का होगा या नहीं होगा, बिल्कुल मैंने कहा रिक्त समुच्चय सब प्रत्येक अवयव का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। अगर रिक्त समुच्चय के लिए पूछे आंख बंद करके आप क्या लिखोगे, ये रिक्त समुच्चय है वो उपसमुच्चय होता है।
ए है वो बी का है क्या? तो ए में 1 और 3 आ रहा है और बी में 1 5 9। अब देखो 1 तो है लेकिन 3 नहीं है, और 3 नहीं है तो ये इसका उपसमुच्चय भी नहीं होगा, प्रत्येक अवयव आना चाहिए। ए है वो सी का है क्या? ए में 1 और 3 है, 1 3 तो इसमें भी आ गए, मतलब ये इसका उपसमुच्चय है। बी है वो सी का है क्या? बी में 1 5 9, इसमें भी 1 5 9 आ गए, मतलब ये भी इसका उपसमुच्चय होगा, और इनके बारे में ही ये कह रहा है। आगे देखते हैं, जो मैंने बताया वो ये है, क्यों है वो मैंने बता दिया। मान लीजिए ए बराबर ए ई आई ओ यू और बी बराबर ए बी सी डी। क्या ए बी का उपसमुच्चय क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव इसमें नहीं है, और बी ए का है क्या? नहीं, क्योंकि न तो इसके प्रत्येक अवयव इसमें, न इसके प्रत्येक अवयव इसमें, तो इस स्थिति में ये दोनों ही न तो ए बी का होगा न बी ए का उपसमुच्चय होगा, क्योंकि प्रत्येक अवयव नहीं है। ये पूछ रहा क्यों? तो प्रत्येक अवयव उपस्थित नहीं है। मान लीजिए ए बी सी तीन समुच्चय, तीन अलग अलग सेट दे रखे हैं, यदि ए है वो अवयव है बी का। अब यहां पर ध्यान रखना, अगर स्मॉल ए अवयव आता बी का तो ये मतलब खुद एक उसका एलिमेंट होता, लेकिन यहां पर पूरा समुच्चय ही इस बी का क्या है? एलिमेंट है, इस बात का ध्यान रखना है। और बी है वो उपसमुच्चय सी का, तो यह सही है क्या? ए है वो उपसमुच्चय होगा सी का। तो इसमें एक बात है, पहले मैं उसको पढ़ना चाहूंगा कि किसी समुच्चय का एक अवयव उस समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। मान लो 3 समुच्चय दे दिया, अब बी है वो उसका जो अवयव है वो पूरा का पूरा ए ही है, एक समुच्चय हो गया, तो समुच्चय हो गया तो वो उपसमुच्चय नहीं होगा सी का। जैसे मान लिया कि ए है और उसका एक अवयव 1 है, अब बी है, बी के लिए कहा है इसने कि बी का एक अवयव तो कौन है? ए, तो बी का एक अवयव 1 नहीं है, बी का एक अवयव मजला ब्रैकेट 1 है, और 1 मान लेते हैं 2 है, और सी बराबर मजला ब्रैकेट 1 2 और 3, ये सी है, क्योंकि इसके प्रत्येक अवयव इसमें होंगे तो ये तो आ गया, इसके अलावा 3 और आ गया। तो यहां पर हम देखेंगे कि ए है उसका अवयव 1 है, ए का अवयव क्या है? 1, ए का अवयव 1 है वो इसमें नहीं है, ये मतलब ब्रैकेट 1 है न कि 1। तो ये कह रहा है ए अवयव है बी का, क्योंकि ए है वो क्या हो जाएगा? ए का अवयव 1 है, तथा बी और सी, बी है वो उपसमुच्चय किसका? सी का। ये भी सत्य है, किंतु ए सबसेट या उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि 1 है, ए का जो अवयव है वो तो 1 है और सी का अवयव 1 नहीं है, मतलब ब्रैकेट 1 है, इसलिए ये सत्य नहीं है। और ये बात अपने आप में एक इंपॉर्टेंट हो जाती है, किसी समुच्चय का एक अवयव उस समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं, आगे है, अब देखते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय के उपसमुच्चय। वास्तविक जो संख्याएं हैं उनके समुच्चयों के उपसमुच्चय, और इसमें दे रखा है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब वास्तविक संख्याएं रियल नंबर है, रियल नंबर में केवल अवास्तविक संख्याएं जो आयोटा वाली होती है उनको छोड़कर सारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। समुच्चय आई के बहुत से महत्वपूर्ण उपसमुच्चय होते हैं। आर मतलब रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या है, इनमें कुछ नाम दिए जा रहे हैं, जैसे प्राकृत संख्याओं के समुच्चय एन बराबर क्या होता है? 1 2 3 4 5। पूर्णांक क्या आ जाएंगे? -1 से +अनंत। और परिमेय संख्याएं कोई भी जिन्हें p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो प्राकृत है, पूर्णांक है, परिमेय है, पूर्ण संख्याएं हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं? वास्तविक संख्याओं के। और ये सब हैं वो वास्तविक संख्याओं के क्या है मित्रों? उपसमुच्चय है। आगे देखते हैं, यहां पर इनके बारे में ही बता रखा है। तो इसने एक निष्कर्ष निकाला है कि थोड़ा इसको देखते हैं, क्लीन नहीं आ पाया। परिमेय संख्याओं का समुच्चय जिससे टी से, अब परिमेय संख्या तो क्या होती है? q, और अपरिमेय संख्या होती है वो क्या होती है? t से निरूपित करते हैं। और इसके अलावा शेष जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? परिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है।
अब देखिए यह है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसका उपसमुच्चय है? पूर्णांकों का। पूर्णांक किसका है? परिमेय का। ये हमने पहले भी देख लिया। परिमेय किसका है? वास्तविक संख्याओं का। और अपरिमेय है वो भी किसका है? वास्तविक संख्याओं। लेकिन प्राकृत संख्या है वो अपरिमेय संख्याओं का उपसमुच्चय नहीं है, वो वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय है। वो परिमेय संख्याओं का उपसमुच्चय, लेकिन वो अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय नहीं है। अब जो ये अपन ने बात लिखी है इसको अपन किस रूप में देखते हैं? अंतरालों के रूप में। तो इसमें सीधी सी बात है, 4 तरह के अंतराल होते हैं। पहले 2 प्रकार के अंतराल देखते हैं, एक तो समवृत्त और एक विवृत्त। एक तो होता है समवृत्त, इसे हम बंद वृत्त भी कहते हैं, बंद या समवृत्त। और इसमें एक चीज याद रखना है, इसमें दोनों जो ब्रैकेट होते हैं वो क्या होते हैं? बड़े होते हैं। एक होता है ये जिसमें दोनों ब्रैकेट क्या होते हैं? छोटे होते हैं, इसे हम खुला या विवृत्त कह सकते हैं। अब इन दोनों में क्या अंतर है वो देखते हैं। इसमें कोई दे दिया कि x है वो 5 से छोटा और 2 से बड़ा है, 5 से छोटा और 2 से बड़ा है। लेकिन इन दोनों में जब बड़ा लेंगे अपन, बड़े ब्रैकेट लेंगे, तो इसमें ये 2 और 5 भी शामिल होते हैं, मतलब इज इक्वल टू होते हैं। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? x है वो ग्रेटर देन 2 और इक्वल, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एंड लेस देन या इक्वल टू 5 होगा। मतलब इसमें ये जो मान है ये दोनों मान भी सम्मिलित होते हैं अगर ये बंद आ रहा है। मतलब इनके दोनों अंत्य बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु है, ये दोनों पता होते हैं, इसलिए अपन कह देते हैं अंत्य बिंदु। और अंत्य बिंदु मतलब जिनका अंत पता हो। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं अपन? ये बंध गए हैं, 2 से 5 के बीच में बंध गए हैं। अपन को लिमिटेशन पता है कि इसका ये छोरिये है, दूसरा छोरिये है, हमें पता है, इसलिए अपन इसको बंद कह देते हैं, समवृत्त कह देते हैं, और इसमें बड़े ब्रैकेट लगाते हैं। लेकिन अगर ये ऐसे आ गया तो ये तो पता है x का मान 2 से तो बड़ा है और 5 से छोटा है, लेकिन कहां से स्टार्ट है ये पता नहीं है। और ये जब पता नहीं है तो हमको अंत्य बिंदु का भी पता नहीं है, इसलिए इन्हें खुला कहते हैं। क्या कहते हैं? खुला। और इसमें ये जो वैल्यू है ये दोनों वैल्यू शामिल नहीं होती। x का मान है वो उनके बीच में है, लेकिन ये शामिल नहीं है। और इसको छोटे ब्रैकेट में हम ऐसे लिखेंगे, और जब इसको लिखना है तो 2,5। और अब जब बड़ा ब्रैकेट आ जाए मतलब इसका मतलब है ये दोनों शामिल है, और छोटा ब्रैकेट आ जाए इसका मतलब ये दोनों शामिल नहीं है। एक तरीका ये भी है, एक तरफ बड़ा और एक तरफ छोटा। इसका अर्थ ये है जैसे 2 से 5 आ गया तो x का मान है वो 5 से तो क्या है, ये तो शामिल नहीं है, लेकिन ये शामिल है, ये शामिल है। और अगर ऐसे आ जाता है इसका अर्थ है ये शामिल नहीं है लेकिन ये शामिल है, तो x का मान है वो 2 से तो क्या है, बड़ा है, लेकिन 5 से छोटा या 5 के बराबर है। इसका अर्थ तो ये 4 प्रकार के अंतराल होंगे और हमने इनके बारे में देख लिया। एक क्विक रिवाइज करते हैं इसका यहाँ पर कि a और b एलिमेंट है किसके? r के। a और b किसके हैं? r के क्या है मित्रों? एलिमेंट है। और a है वो छोटा है b से। तब वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है वो क्या होगा कि y है वो a से तो बड़ा और b से क्या है, छोटा। एक विवृत अंतराल कहलाता है। क्या कहलाएगा? विवृत अंतराल। और प्रतीक है a और b छोटे में। विवृत है क्योंकि यहाँ पर ये इक्वल नहीं है, अगर इक्वल होता तो समवृत्त हो जाता है। तो ये इसमें शामिल नहीं है, a और b शामिल नहीं है, द्वारा निरूपित होता है। और a और b के बीच स्थित है, a और b नहीं है, a और b के बीच स्थित बिंदु इस अंतराल में होते हैं, परंतु a और b स्वयं इस अंतराल में नहीं होते नहीं, ये दोनों इस अंतराल में शामिल नहीं है। फिर देखते हैं वह अंतराल जिसमें अंत्य बिंदु होते हैं, मतलब दोनों जो बिंदु है वो भी शामिल होते हैं। समवृत्त या बंद अंतराल कहलाता है। और प्रतीक होता है, ये देखिए बड़ा ब्रैकेट a, b द्वारा निरूपित होते हैं। और बड़े ब्रैकेट के अंदर अगर a और b है इसका मतलब है ये a और b दोनों शामिल है, और शामिल है तो इक्वल का क्या लगाएंगे? चिन्ह लगाएंगे। मतलब
ऐसे अंतराल भी है जो एक तरफ से अंत्य बिंदु मतलब बंद होते हैं, दूसरी तरफ से खुले होते हैं। जैसे ये तो है बंद और ये क्या है, खुला। तो जहां पर बंद है उस साइड इक्वल और जिस साइड खुला उस साइड इक्वल नहीं है। ए से बी तक एक खुला अंतराल है जिसमें ए अंतर्विष्ट है। अब जो बंद होता है वो अंतर्विष्ट और जो खुला होता है उसे अब क्या कहते हैं, अपन अपवर्जित कहते हैं। और यहाँ पर ए तो अपवर्जित है और बी क्या है, अंतर्विष्ट है। और जहां पर बड़ा ब्रैकेट है वहां पर इक्वल और जहां पर बड़ा ब्रैकेट नहीं है वहां पर इक्वल नहीं लगाएंगे मित्रों। ए से बी तक एक खुला अंतराल है जिसमें बी सम्मिलित नहीं है, किंतु ए क्या है, अपवर्जित है। आगे देखते हैं। इसकी सहायता से देख सकते हैं। दूसरा जो मेथड है वो ये भी है कि ये दोनों अगर डार्क मतलब ये केवल ऊपर गोले हैं, इसके अंदर फील नहीं है, तो मतलब इसको अपन लिखेंगे ए कॉमा बी, मतलब ये और ये शामिल नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों फील है अंदर से और फील है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों भी शामिल है, और शामिल है तो मतलब बड़े ब्रैकेट को लगाएंगे। अब एक तरफ भरा हुआ और एक तरफ खाली आ जाए तो मतलब ये तो है शामिल और ये शामिल नहीं है, और शामिल नहीं है तो मतलब छोटा ब्रैकेट जहां शामिल होता है। और इसमें ये तो गोला है और ये गोला भरा हुआ है, तो ये शामिल नहीं है छोटा ब्रैकेट, और ये शामिल है इसके लिए बड़ा ब्रैकेट। इस प्रकार भी आप इनको दर्शा सकते हैं। तो इसमें ये प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या जहां से जहां तक मध्य में होती है उनको दर्शाने के लिए एक उपयुक्त विधि होती है। अब देखते हैं, इसके बारे में हम देख लिए। अब आगे आएगा सार्वत्रिक समूह, इसके बारे में और देखेंगे। फिर हम कल करेंगे किसके बारे में बात है, फिर हम कल करेंगे प्रश्नावली 1.3। सार्वत्रिक समूह यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो सबके लिए लागू होता है वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल। जिसके लिए जिसके बहुत सारे उपसमुच्चय होते हैं, जैसे प्राकृत संख्या किसका उपसमुच्चय है, किसका उपसमुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का है। पूर्णांक भी किसका है, वास्तविक संख्याओं का। पूर्ण भी किसका है, वास्तविक संख्याओं का। परिमेय भी किसका है, वास्तविक संख्याओं का। और अपरिमेय भी किसका है, वास्तविक संख्याओं का है। तो जहां पर ये वास्तविक संख्याएं हैं, ये क्या हो गई मित्रों, ये हो गई है सार्वत्रिक समुच्चय। तो देखिए, सामान्यतः किसी विशेष संदर्भ में हम केवल एक आधारभूत समुच्चय के अवयव और उपसमुच्चयों पर विचार करना पड़ता है जो कि उस विशेष संदर्भ में प्रासंगिक होता है। उदाहरण के लिए हम यहाँ से देखिए, संख्या प्रणाली का अध्ययन करते समय हमें प्राकृत संख्याओं के समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है और उसके उस समुच्चयों में रुचि होती है। जैसे अब प्राकृत संख्याएं हैं, इसमें भी इसमें हो जाएंगे मित्रों सम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय, भाज्य संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो इस प्रकार बहुत भी हो सकते हैं, 2 के गुणज, 3 के गुणज, 4 के गुणज, 5 के गुणज, ये भी तो हो सकते हैं। तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय इत्यादि आधारभूत सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। अब ये सब किसके लिए लागू रहे हैं, प्राकृत संख्याओं के लिए। तो यहाँ पर प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी, यूनिवर्सल, तो मतलब सार्वत्रिक सेट हो जाएगा, सार्वत्रिक समूह हो जाएगा। सार्वत्रिक समुच्चय का प्राय यू फॉर यूनिवर्सल मतलब यू से दर्शाते हैं, और इसके जो उपसमुच्चय है उनको ABC से दर्शाते हैं। अब उदाहरण देखते हैं, पूर्णांकों के जो समुच्चय है Z होते हैं। पूर्णांकों के समुच्चय क्या होते हैं, Z के लिए, और Z में क्या आते हैं, परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q एक सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है। पूर्णांक Z है, अब पूर्णांक किस में आते हैं, परिमेय संख्या में आते हैं। या वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है वो किस में आता है, R भी एक सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है। अब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R है, ये प्राकृत का, पूर्ण का, पूर्णांकों का, परिमेयों का, इनका सबका हो सकता है। और जो सबके लिए होगा वो क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। उम्मीद है यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में प्रश्नावली नंबर 1.3 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।